हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, मेरे जिगर के छल्लों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोग के सामने। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक, इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? ट्रांसफार्मर। क्या बता रहे हैं? देख रहे हो यार। चलिए प्यारे, आप लोग को तो पता ही होगा कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। पूछो मत, बयां नहीं कर सकता मैं अपने जुबान से। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और मैंने YouTube पर बहुत सारे टीचरों का देखा है ये टॉपिक। सारे सब अधूरे करा के छोड़ देते हैं, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल जाते हैं। और आज इस तरीके से इस टॉपिक को आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा कि आप लोग भी क्या याद करोगे कि किसी से पढ़ा था हमने भी ट्रांसफार्मर। भूलना तो चाहोगे लेकिन भुला नहीं पाओगे। चलिए आते हैं। देखो बच्चा, सबसे पहले कहानी ये कि आपको बहुत ध्यान से देखना है, केवल पूरी कहानी की तरीके से सुनना है। आज के इस वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर का जो थ्योरी पार्ट है वो कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित बहुत मज़ेदार एकदम लल्लन टाप न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पूरा फार्मूला सब कुछ पढ़ना है आज इसी वीडियो में। तो पापा के परियों और मम्मी के मगरमच्छों आ जाइए। तो देखो, आप लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है? नहीं जानते? देखा तो होगा ना, गांव में सड़क पर बाहर लगा रहता है ना, ट्रांसफार्मर दग जाता है भैया तो पूछो ना, लाइट वाइट सब गुल हो जाती। तो देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये जो लाइट आती है, बिजली आती है आपके घर में, ये कहीं पे बनती होगी। जी हाँ, बनती है। कहाँ बनती है? ये बनती है प्यारे पावर स्टेशन में। ठीक है, कहाँ पे बनती है? पावर स्टेशन में। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में देखो, यहाँ पर ये बनती है 220 वोल्ट की बिजली। जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी न कभी, पानी वानी से टरबाइन वरबाइन घुमा कर पानी गिरता रहता है वगैरह वगैरह। जानते हो ना? बस अगर इतना जानते हो वह बहुत है। उसके बाद में क्या होता है? 220 का वोल्ट की यहाँ पर बिजली तैयार होती है आपके लिए। फिर यहाँ से एक हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये आपकी जो देखिए 220 वोल्ट की है। यहाँ पर जो बिजली तैयार हुई ये 220 वोल्ट की है। अगर इसको हम डायरेक्ट भेजना चाहें आपके घर तक तो भैया बहुत समस्या के बात ही। तो क्या करा जाए भैया हमार? उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं और ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? इसको भैया बहुत बढ़ा देता है। ठीक है, इसका मान ये पहुंचा देता है कितना? 20,000 वोल्ट। 20,000 वोल्ट में। ठीक है, तो अब ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा क्या करने के लिए? वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। अब डायरेक्ट अगर यही 20,000 वोल्टेज आपके घर में अगर पहुंचा दिया जाए, सप्लाई कर दिया जाए, तब सब स्वाहा हो जाए, धूम धड़ाका। ठीक है, सब सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं सब धुआं 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 होके लग जाएंगे। उसके बाद में क्या किया जाता है? हम यहाँ से जब बिजली ले जाएंगे, बहुत ही प्यार से पहुँच जाएगा। कहाँ पे? आप लोग के आसपास में कहीं पे लगा होगा क्या? पावर हाउस। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर भी एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ठीक है, वो क्या करता है ट्रांसफार्मर? वो ट्रांसफार्मर प्यारे इसको कम कर देगा यहाँ से। ठीक है, तब ये आपकी ये पावर स्टेशन के बाद में समझ लो कि ये आता है आपके पावर हाउस में। ठीक है, अब फिर यहाँ से फिर निकलता है, फिर एक ट्रांसफार्मर जो लगा रहता है ये इसको कम करता है। कितना पहुँचा देता है? ये फिर से इसको 220 वोल्ट में पहुँचा देता है। उसके बाद में क्या होता है प्यारे? उसके बाद में फिर यहाँ से ये 220 वोल्टेज की करंट आपके प्यारे से सुंदर से भवन में पहुँच जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस है इसका। तो ट्रांसफार्मर हम यहाँ पर देखना, पूरी कहानी यहीं पर आपको निचोड़ मिलेगा।
हमने यहाँ पर जब बिजली बनाई और आपके घर पर पहुँचाई, उसके बीच में कितने ट्रांसफार्मर लगाए हमने? 2। एक ट्रांसफार्मर क्या कर रहा था, ये वोल्टेज बहुत कम था, इसको बढ़ाया इसने, और ये वाला ट्रांसफार्मर क्या कर रहा था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसको कम किया। तो यहाँ से आपको क्या सीख मिलती है कि ट्रांसफार्मर 2 तरीके के होते हैं। एक क्या करता है, एक बढ़ाता है मान और एक घटाता है। बस इतना सुन लिया, बस बहुत है मेरे लिए। अगर इतना समझ में आ गई है कहानी तो बच्चा पूछो मत, जिंदगी बनी गई आपके। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। किसको? प्रत्यावर्ती वोल्टेज को। ठीक है, हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना कि जो ट्रांसफार्मर है आपका, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूरी कहानी लिखी हुई है प्यारे, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं रचना की। तो रचना इसमें देखिए, इसमें नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है। ठीक है, ये जो बनी हुई है इसमें आपकी ये नर्म लोहे की पटलित क्रोड है। ठीक है, जिस पर तांबे के वैद्युतरोधी तार की अलग अलग 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। ये देखिए आपकी ये नर्म लोहे की पटलित क्रोड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके रखी हुई है। इस पर आपकी नर्म लोहे की पटलित क्रोड, ये नर्म लोहे के ये जो तांबे के तार हैं इससे लपेटी जाती हैं। और कितनी? 2 कुंडलियां। ठीक है, वैद्युतरोधी तार की 2 कुंडलियां जिस पर तांबे की तार से ये लपेटी हुई है। देखो, एक यहाँ पर ये और एक यहाँ पर ये। ठीक है, अब इस वाली कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे और इस वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहेंगे। इसको हमने यहाँ पर देखो लिखा है P मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक, यहाँ पर हमने S लिखा जिसका मतलब सेकेंडरी होता है। द्वितीयक हिंदी में कहेंगे द्वितीयक, अंग्रेजी में सेकेंडरी। ठीक है, अब देखो ये आपका AC वोल्टेज, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, यहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है प्यारे। ठीक है, यहाँ से डालेंगे और वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं, कहानी क्या है। एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली, ये तो मैंने बता ही दिया। इसको प्राथमिक कुंडली, उसको द्वितीयक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को निवेशी कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली को निर्गत कुंडली कहते हैं। इसको इनपुट, इसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली को क्या कहते हैं, निवेशी कुंडली कहते हैं, और द्वितीयक कुंडली को निर्गत कुंडली कहते हैं। इंग्लिश में निवेशी को क्या कहते हैं, इनपुट, और निर्गत को आउटपुट। ठीक है, अब चलिए आगे। अब ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है प्यारे। कितने प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है? 2 प्रकार का। पहला है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर? क्या होता है, यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, ये क्या करता है, बढ़ाता है मान को। तो इसमें क्या है सिस्टम प्यारे, इसमें ये है कि N और AN। ठीक है, ये क्या है, ये कुंडली में फेरों की संख्या है प्यारे। N से क्या दर्शाते हैं हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर में, N से कुंडली में फेरों की संख्या। ये जो आपके फेरे लगे हैं ना, इनकी संख्या 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं सफिक्स में S और यहाँ पर लिख देते हैं P। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि NS का मतलब कि S फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, और NP का मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। P फॉर क्या होता है, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और N क्या है, कुंडली फेरों की संख्या। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। कहानी क्लियर है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंग्रेजी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है। जैसे अगर आप इसको फिगर के थ्रू समझना चाहें तो समझ सकते हैं। कैसे, ये हो गया,
ये हो गया। ये आपका देखिए NP और ये NS, ठीक है। अब देखो प्राथमिक कुंडली में केवल 3 फेरे दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, और सेकेंडरी में 1 2 3 4 5 6 फेरे हैं। मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रहेगी। देखो अगर ऐसे इसको ध्यान रखना, उच्च आई ट्रांसफार्मर स्टेप अप का क्या काम है, या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है। तो अगर कम से ज़्यादा करना है तो पहले वाली कुंडली में कम फेरे, और ज़्यादा करना है तो दूसरे वाली कुंडली में ज़्यादा फेरे। तो मतलब NS ग्रेटर देन NP। पूरी कहानी क्लियर है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी। अगर हमें अधिक करना है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखनी पड़ेगी। अगर हमें कम करना है ज़्यादा से तो क्या करना होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को ज़्यादा रखेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को कम रखेंगे। वही चीज़ ये आपका दूसरा जो प्रकार है ट्रांसफार्मर का, अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। तो इसमें कहानी क्या होगी, इसमें कहानी ये होगी कि इसमें आपका जो NS है वो लेस देन होगा NP के, ठीक है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर फिगर के थ्रू देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ये है आपका NP, ये है आपका NS। अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, ठीक है। तो ये आपका है अपचाई ट्रांसफार्मर। पूरी कहानी क्लियर है, सिस्टम पूरा समझ में आ गया। अब हम इसको यहाँ से हटाएंगे और जो मेन मुद्दा है समझने वाला, ये तो आपकी थ्योरी है, इसको तो अगर 1-2 बार पढ़ लोगे पेपर में आएगा, इसे कुछ ना कुछ इधर से संबंधित लिख दोगे, पूरा मज़ा आ जाएगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा। लेकिन जो मेन सिस्टम है कि जिस पर न्यूमेरिकल हमें करना है वो पार्ट अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम देखते हैं कार्यविधि। ध्यान से समझिएगा कार्यविधि क्या है इसकी, फिर हम फार्मूला भी डिराइव करेंगे। कार्यविधि, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, प्राथमिक कुंडली में जब क्या किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है, ठीक है। इस कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। फिर क्या होता है, यह प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, ठीक है। यह धारा क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। क्योंकि देखो आप लोग जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, AC करंट होती है, इसके चलने का तरीका क्या होता है, यूं यूं तो चलती है, ठीक है। मतलब समय के साथ बदलती रहती है प्रत्यावर्ती धारा, समय के साथ इसका मान और इसकी दिशा बदलती रहती है। तो जब धारा के मान में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये बात तो सुने ही है कि अगर धारा के मान में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है प्यारे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, अतः द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों कुंडलियां क्या हैं, आपस में अगर एक में भैया कुछ होगा गड़बड़ी, तो भैया गड़बड़ी का मतलब ये कि अगर इसमें कोई क्रियाकलाप होगा तो इसमें भी होगा। क्यों, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है भैया। तो होगा क्या बच्चा, हमार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसमें उसी आवृत्ति का विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब आप लोग तो जानते हैं कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये तो फैराडे का नियम ही है ना, कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है तो क्या होगा, वो विद्युतवाहक बल वहाँ पर मिल जाएगा, होगा नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं प्यारे, अब हम यहाँ पर फैराडे दादा को याद करते हैं। याद करो बच्चा, फैराडे
के नियम से, फैराडे के नियम से। अब फैराडे दादा का नियम क्या है वो जानते हैं आप। दो कुंडली हैं तो पहले हम बात करेंगे प्राथमिक कुंडली में। प्राथमिक कुंडली में मज़ा ना आए प्यारे तो पैसा वापस है दिहो कब रहा हो। प्राथमिक कुंडली में होगा क्या, प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल, अब इसके साथ हम सफिक्स में पी लिख दे रहे हैं, इससे ये आप लोग जान जाएंगे क्या कि ये प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है, पी फॉर प्राइमरी, ठीक है। और ई क्या, विद्युत वाहक बल, आप चाहे उसको स्मॉल से चाहे कैपिटल से लिखो, आपकी मर्जी, अर्जी हमारी मर्जी आपकी। चलो परिवर्तन किस में हो रहा है, डी फाई, फाई क्या है यहाँ पे, चुंबकीय फ्लक्स, और ये आपका चुंबकीय फ्लक्स तो सफिक्स में बी लिख दो, अपान में डी टी, ठीक है। और ये आपका इसमें फेरे कितने हैं, एन, और ये कुंडली है आपकी कौन सी, प्राथमिक, तो एन पी, ठीक है, और माइनस में, ठीक है। माइनस ई पी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बी अपॉन डी टी, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। अब हम बात करेंगे द्वितीय कुंडली में। द्वितीय कुंडली में क्या होगा, उसमें भी सिस्टम यही रहेगा प्यारी, क्या, इसके साथ एस लिख दो क्योंकि ये सेकेंडरी की बात की जा रही है, माइनस एन एस डी फाई वी अपॉन में डी टी, और इसको नाम दे दो प्यारे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करें, अब आप क्या करोगे, बस अब तो काम बन गया आपका हो। जब से तुझे मैंने देखा, चलो आओ, कहाँ बह जाते हो, भटक जाते हो आप लोग। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो होगा क्या, हम समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग कर रहे हैं। अब आपकी इच्छा हो तो आप समीकरण 1 में 2 के भाग दे दो, आपकी इच्छा भैया। हम क्या कर रहे हैं, हम समीकरण नंबर 2 में ई एस अपॉन ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बी अपॉन डी टी, इसमें भाग कर रहे हैं किसका, इसमें हम भाग कर रहे हैं प्यारे प्राथमिक कुंडली, सॉरी वो पहले समीकरण से, ई पी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो डी फाई बी अपॉन डी टी यहाँ भी है, डी फाई बी अपॉन डी टी यहाँ भी है, मतलब सेम सेम, और ऊपर नीचे अगर भिन्न में सेम सेम दिखता है तो वो बर्बाद हो जाता है तुरंत, इससे ये बर्बाद हो गया, माइनस से माइनस बर्बाद हो गया। अब बचा क्या, बचा है यहाँ पे ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी, ये आ गया आपका एक प्यारा सा सुंदर सा फार्मूला निकल के, ठीक है। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्या, एक फार्मूला और निकाल लेते हैं। निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, ठीक बा हो, समझ में आवत है नहीं, चलो दिक्कत हुए तो इसे बताओ। निवेशी शक्ति
अब शक्ति क्या है? पावर, POWER, पावर सुने हो ना, बहुत पावरदार आदमी है भैया, चचवा विधायक है। चलो, पी मतलब पावर, निवेशी। अब निवेशी है तो निवेशी शब्द, अब इसको हम क्या करें कि यहाँ ये पी जो है ये तो शक्ति के लिए हमने लिख दिया, पी फॉर पावर, पावर में शक्ति। अब कैसे क्या करें कि ये हो जाए कि निवेशी शक्ति है। अब निवेशी प्राथमिक कुंडली ही तो होती है, और प्राथमिक कुंडली को हम किससे, पी से लिखते हैं ना, पी से लिख दिया, बस समझ गए कि पी फॉर प्राइमरी मतलब प्राथमिक, तो इसके सफिक्स में भी पी लिख दो, तो इससे ये हो जाएगा कि ये निवेशी शक्ति की बात की जा रही है, ठीक है। अब निर्गत के शक्ति के लिए तो शक्ति को तो पी से ही लिखते हैं, लेकिन निर्गत मतलब द्वितीय कुंडली से, ये प्राथमिक कुंडली को क्या कहते हैं, निवेशी कुंडली, द्वितीय कुंडली को निर्गत कुंडली, तो इसके साथ सफिक्स में यस लिख दो, ठीक है। अब P बराबर VI, आप लोग एक फार्मूला पढ़ के आए भैया, झूठ ना बोलो प्यारे, जान तो जरूर हो। तो हम क्या करेंगे, P बराबर, अगर P बराबर VI होता है तो भैया इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे VP और IP। अब ये सफिक्स में PP इसलिए लिख दिया हमने कि इससे ये पता चलेगा कि प्राथमिक कुंडली की बात हो रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे VS और IS हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से एक फार्मूला बनाएंगे, IS को इधर भेज दो क्योंकि इधर भी I है, इधर, और ये II को एक तरफ कर दो और VV को एक तरफ ले लो, तो भैया होगा क्या, VS और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इधर सबको I वाले को रखो, VS अपॉन VP, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, IP अपॉन IS, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो, आगे आप लोग को देखना है, एक पॉइंट और ध्यान दो, क्या बता दें, हाँ देखो यहाँ पर NS अपॉन NP, ठीक है। ये इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अपॉन प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये R के इक्वल में होता है। अब सर इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात परिणमन अनुपात कहलाता है। मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणमन अनुपात, ठीक है। इससे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं प्यारे, इसलिए ये फार्मूला आपको करा दिया है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ये बराबर होती है R की। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप भूलो ना, R क्या है यहाँ पे, परिणमन अनुपात, ठीक है। और दक्षता, इफिशियंसी की भी बात कर लें हम, इसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए प्यारे, 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन तो हाँ कुछ अधूरा ना रहे प्यारे। मेरा कहना ये है कि पूरा जानकारी आपको होना चाहिए, हो चाहिए नहीं हो चाहिए, हो चाहिए। दक्षता, अंग्रेजी मीडियम वाले अगर ना समझ पाई हैं तो यहाँ पर इफ़िशियंसी लिख लेना, ठीक है। इफ़िशियंसी, दक्षता क्या होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होती है प्यारे, ऐसे लिख दो हेडिंग में क्या लिखोगे, दक्षता बराबर होती है निर्गत शक्ति और अपान में निवेशी शक्ति इंटू में 100, ठीक है। ये होता है। अब इसको कैसे लिखें, इसको हम लिखते हैं ईटा से, ठीक है। ईटा इक्वल टू, थोड़ा नीचे लिखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्यारे फार्मूला, ये हमेशा आता रहता है इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ईटा इक्वल टू निवेशी निर्गत शक्ति को किससे लिखते हैं,
निर्गत शक्ति को VS, ठीक है, और IS। कैसे निर्गत शक्ति को हम क्या बोलते हैं? PS, ठीक है, PS। तो इसलिए PS इक्वल टू यहाँ पर VS IS लिखा था तो वो लिख दिया हमने, अपॉन में VPIP इंटू में 100, ठीक है। ईटा इक्वल टू VSIS अपॉन VPIP इंटू 100। प्यारे लाइट चली गई है, इसके लिए सॉरी, बहुत हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, कुछ कर नहीं सकता, लाइट बहुत आ जा रही है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणे 100, ठीक है। ये प्रतिशत में आएगा मान आपका। ईटा इक्वल टू VSIS अपॉन VPIP इंटू में 100, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है आपका टॉपिक।